हेलो एवरीवन, आरएस एकेडमी एके ट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। मैं अनुज मिश्रा आप लोगों को फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट थर्ड जो कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, उस पर फर्स्ट लेक्चर देखा था। आज की क्लास में हम सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। तो मैं आपसे बोलूँ कि जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, ये बहुत ही ईजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। यहाँ से कभी कभी सीओपी पूछे जाते हैं, तो सीओपी का जो न्यूमेरिकल है वो हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो मैं ये इन सभी बातों का ध्यान रखने वाला हूँ कि कितने आसान से आसान कॉन्सेप्ट को बनाया जाए, जिससे कि हमारे सभी प्रॉब्लम जो हैं वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि रेफ्रिजरेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी क्या है, वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या है। वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस मैंने कराया था, कैलकुलेशन जरूर करिएगा। मेरा ऐसा सोचना है कि एक ट्यूब कभी भी 1 TR इक्वल टू 3.5 किलोवाट कैसे आ रहा है वो पूछ सकता है। तो चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुछ छोटे से टॉपिक की। तो एप्लीकेशंस ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज कहाँ होने वाला है, ये कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशंस है। तो मैं आपसे बोलूं कि ह्यूमन कंफर्ट, आप देखते होंगे ह्यूमन कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ह्यूमन कंफर्ट को हमें नहीं लिखना है। हम रेफ्रिजरेशन, ये एक्चुअली में एयर कंडीशनिंग में आता है ह्यूमन कंफर्ट। तो हम क्या लिखेंगे, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशंस केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, मेडिकल यूजेस में, अदर्स में। आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज, आपने क्या देखा होगा, कोल्ड स्टोरेज में आप ढेर सारे फूड आइटम्स को क्या करते हैं, रखते हैं। एक लंबे टाइम तक आप उसको यूज करते हो, जिससे वो ख़राब नहीं होता, आसानी से अच्छे टाइम तक आप उसको स्टोर कर पाते हैं। तो ये सब किसके एप्लीकेशन से, किसका एडवांटेज है, तो मैं आपसे बोलूँगा रेफ्रिजरेशन। ये तो बिल्कुल कॉमन टॉपिक था, आप आसानी से इसे बता सकते हो। और भी जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ मेडिसिन होती हैं, लोअर टेम्परेचर पे रखने होते हैं, और कुछ जैसे बॉडी पार्ट्स है, ऑर्गन्स है, जो कि ट्रांसप्लांट करने होते हैं, उन्हें भी आप क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे स्टोर करते हो। ठीक है। तो बाकी फिलहाल आपके लेवल पे इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम बातें करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशंस। तो यहाँ पे हम 3 तरह के मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशंस देखने वाले हैं। सबसे पहला जो मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशंस है वो है नेचुरल, मतलब नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हम कैसे चीज़ों को कूल कर सकते हैं, कैसे उनका रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, वो मेथड है। दूसरा आर्टिफिशियल, जो कि हमने बनाया है, जो कि एक कह सकते हो कि मैन मेड है। तो 3 तरह की मैन मेड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, 2 तरह का नेचुरल है, तीसरे में हम देखेंगे अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आपका जो फर्स्ट है ना, नेचुरल रेफ्रिजरेशन सिस्टम और आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वहाँ पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहला, यदि मैं नेचुरल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करूँ, तो क्या है, नेचुरल आइस फॉर रेफ्रिजरेशन। तो आपने देखा होगा कि पहले जो आइसक्रीम बेचने आते थे ना, या फिर पोलियो की ड्रॉप जो थी ना, उसमें क्या होता, आइस के क्यूब्स होते थे, और वो क्या करते थे, मेडिसिन को कूल करते थे। और वो जो बॉक्स होता है थर्माकोल का होता है, जो कि आइडियाबैटिक वाल बनाता था, बाहर और अंदर की हीट को आपस में इंट्रैक्ट होने से रोकता था। वो एक इंसुलेशन वाल का काम करता था। तो नेचुरल आइस के द्वारा हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट है यूप्रोटिव कूलिंग। यूप्रोटिव कूलिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि कभी कभी डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसके बाद एक स्प्रिट लगाते हैं। वो स्प्रिट हमें ठंडा सा लगता है, क्यों? क्योंकि वो स्प्रिट हमारी स्किन की हीट को लेता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, यूपरेट हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कूलिंग फील होता है। तो यूपरेशंस भी या यूपरेटिव कूलिंग भी एक नेचुरल मेथड है, जिसके थ्रू रेफ्रिजरेशन किया जाता है। तो अब बात आती है आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की। आर्टिफिशियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की मैं बात करूं, तो गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो यूज होता है ना, ये कहाँ पे यूज होता है, ये यूज होता है एयरक्राफ्ट में। कहाँ यूज होता है, एयरक्राफ्ट में। एयरक्राफ्ट में आप जो रेफ्रिजरेशन करते हैं ना, वहाँ पे जो मैथड्स यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसे रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं। जो मैकेनिकल की हायर क्लास में जाते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करूँ मैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं VCRS, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका हम ग्राफ भी पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, तो मैं बोलूँगा VCRS कहाँ पे होता है, तो मैं बोलूँगा यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड इन डोमेस्टिक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में आप इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब नेक्स्ट यदि मैं बात करूं रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, तो वो क्या है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट पे नहीं अवेलेबल है। जैसे रिमोट एरिया, किसी जंगल में आप हो, वहाँ पे न तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, न डेली यूजेस की फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे आप रेफ्रिजरेशन करना चाहोगे ना, तो वो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है। इसका सबसे ज़्यादा फेमस यूज़ है लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि रिमोट एरिया में यूज होता है। इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VARS। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज होता है, तो बोलेंगे यूज्ड इन रिमोट एरिया। कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड इन रिमोट एरिया। ठीक है, तो आपने इसको भी देख लिया। अब हमारे पास अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात करें ना, सबसे पहला जो है वो है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज होता है या फिर यूज करते हैं, आपने सुना होगा पेल्टियर इफेक्ट, सीबैक इफेक्ट। ये एक्चुअली में क्या, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। यदि मान लो कि हमारे पास सीबैक इफेक्ट क्या होता है, यदि मान लो कि हमारे पास एक हॉट जंक्शन से एक कोल्ड जंक्शन से, तो उसमें EMF प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसका रिवर्स, यदि हम किसी एज ए इनपुट EMF दे देंगे, तो एक हॉट जंक्शन बन जाएगा, दूसरा कोल्ड जंक्शन बन जाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, कूलिंग मिलता है। सिंपल सा है, थर्मोकपल में भी यूज करते हैं। यूनिट 5th जब मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे इसका फिर से जिक्र करते हैं सीबैक इफेक्ट का। उसी का रिवर्स क्या होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक। तो यहाँ अदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ना आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में ना समझने की जरूरत नहीं है। आप इनके नाम याद रखो, थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये हमारे अदर हैं। तो ये हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इनके नाम यदि आपको पता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहाँ पे हम आसानी से इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे पास थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, किसकी हम बात करने वाले हैं, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को मैं आपसे बोलूँ ना, जैसे हमने देखा है वाटर रिजर्वायर, वाटर रिजर्वायर क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है। वैसे हमारा जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है ना, वो हीट को स्टोर करता है। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर एक्चुअली में एक हीट को स्टोर करने का रिजर्वायर है, जिसकी कैपेसिटी जो होता है इनफाइनाइटली लार्ज होता है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का है, वो हमारा सन है। हमारे सन के पास इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट है जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो लगातार हमें हीट सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर वो रिजर्वायर होते हैं जिनकी कैपेसिटी इनफाइनाइटली लार्ज होता है। वो चाहे हीट को एब्जॉर्व करे या हीट को सप्लाई करे, लेकिन उनका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर 2 तरह के होते हैं, एक होता है सोर्स, दूसरा होता है सिंक। सोर्स लगातार हीट को सप्लाई करता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सिंक लगातार हीट को एब्जॉर्व करता है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। सोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा सन, और सिंक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारा एटमॉस्फेयर। लगातार हीट को एब्जॉर्व कर रहा है लेकिन एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। वो अलग बात है, हजारों सालों में ग्लोबल वार्मिंग 1-2% बढ़ी हुई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की हम बातें करने वाले हैं। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर को यदि मैं आपसे बोलूं तो ये है क्या, तो कहेंगे अ बॉडी विद इनफाइनाइटली लार्ज थर्मल एनर्जी कैपेसिटी इज नोन एज थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए थर्मल एनर्जी रिजर्वायर में, इट कैन सप्लाई और एब्जॉर्ब फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर। ये हीट को सप्लाई करे या फिर एब्जॉर्ब करे, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या है थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का, सन, ओशन, लेक्स, एटमॉस्फेरिक एयर। सोर्स की बात करते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। फर्स्ट वन इज सोर्स। सोर्स क्या है, सोर्स वो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जो कि लगातार हीट को सप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, उन्हें हम क्या बोलेंगे, सोर्स। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर दैट सप्लाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सोर्स का एग्जाम्पल जो लिखूंगा वो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, सन। सोर्स का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, सन। सन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट सिंक की बात करें, अ थर्मल एनर्जी रिजर्वायर दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड सिंक। तो सिंक का एग्जांपल मैं आपसे क्या बोलूंगा, एटमॉस्फेरिक एयर। सिंक का एग्जांपल हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक, या फिर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंक। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डायग्राम है। ये आपने देखा जो हायर टेम्परेचर से ना लगातार हीट सप्लाई कर रहे हैं, ये क्या है, सोर्स है। ये लोअर टेम्परेचर में लगातार हीट को एब्जॉर्व कर रहा है, ये क्या है, सिंक है।
ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट है पूरा, ये हम इंडिविजुअल डायग्राम बनाना चाहेंगे तो ये किसका डायग्राम हो जाएगा, सोर्स का, और ये किसका डायग्राम हो जाएगा, सिंक का। सोर्स लगातार हीट को सप्लाई करता है, सिंक लगातार हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब बात आती है केल्विन प्लांक का। जब मैंने आपको यूनिट सेकंड पढ़ाया था इंटरनल कंबशन इंजन, तो इंटरनल कंबशन इंजन में मैंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जिक्र किया था। मैंने कहा था देयर आर टू स्टेटमेंट्स इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट था केल्विन प्लांक का, दूसरा स्टेटमेंट था क्लॉसियस का। केल्विन प्लांक ने कहा था कि ये असंभव है कि हम कोई डिवाइस बनाएं जो कि सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की हेल्प से बने। तो स्टेटमेंट में हमेशा वो बातें बोलते हैं जो पॉसिबल नहीं होता है। स्टेटमेंट देने के बाद लोग अपना कॉन्सेप्ट देते हैं। तो केल्विन प्लांक ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया था जो कि हीट इंजन है। हीट इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो केल्विन प्लांक के द्वारा दिया गया था। तो अब यदि मैं सेंटेंस में बोलूँ कि केल्विन प्लांक ने क्या बोला था, क्या स्टेटमेंट दिया था, मैं बोलूँगा इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की हेल्प से कोई भी डिवाइस नहीं बनाया जा सकता जो कि किसी साइक्लिक प्रोसेस पे ऑपरेट्स हो। तो यही है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर विच ऑपरेट्स ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस। कहने का मतलब है कि मान लो हमने कोई एक ऐसा डिवाइस बनाया, ये हमारे पास क्या है, हीट सोर्स है। ये क्या है, हीट सोर्स है, सोर्स है। सोर्स से लगातार आप क्या कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे हैं। 100 किलो जूल हीट आप दे रहे हैं, तो इसकी सिंगल थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होगा तो वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 100%। क्यों, क्योंकि इफिशियंसी जो होता है आउटपुट अपन इनपुट होता है, और आउटपुट यदि 100 है और इनपुट भी 100 है तो 1 आ गया, और 1 का मतलब है क्या, इफिशियंसी इज 100%। 1 का मतलब क्या है, इफिशियंसी इज 100%। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसे हम इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ इंजन विच वर्क्स ऑन अ सिंगल टेम्परेचर सोर्स एंड कन्वर्ट्स ऑल ऑफ हीट कंप्लीटली इनटू वर्क। ऐसा नहीं, क्योंकि देखो कोई भी हमारा इंजन होगा उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर उससे कम होगा, कुछ ना कुछ हीट लॉस ही होगा। मान लो किसी तरह से आपने ये भी मैनेज कर लिया, लेकिन इंजन में फ्रिक्शंस तो होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होगा। 100% एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी जो है वर्क पे कन्वर्ट नहीं हो सकता किसी साइक्लिक प्रोसेस में। हाँ, किसी साइकिल में, प्रोसेस में तो कोई हाइपोथेटिकल प्रोसेस होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन किसी साइकिल में नेट हीट जो है नेटवर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं एक नोट आपसे लिख रहा हूँ, नोट देखना। नोट यहाँ पे जो नोट है वो ये है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन is given by Kelvin Planck. हीट इंजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, केल्विन प्लांक ने दिया। अब हम देखने वाले, इन्होंने कहा कि एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से नहीं बन सकता, लेकिन एक से ज़्यादा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हम यदि लगाएं तो बन सकता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन। तो हीट इंजन की बात करें तो हमने सेकंड यूनिट जो हमने पढ़ा था इंटरनल कंबशन इंजन में हमने सेकंड यूनिट में हीट इंजन पढ़ लिया था। आज उसी हीट इंजन को हम फिर से डिटेल्स में देखने जा रहे हैं। मैंने माना कि हायर टेम्परेचर पे हमारे पास कोई एक सोर्स है, उस सोर्स से आप क्या कर रहे हैं, हीट को सप्लाई कर रहे हैं। उस सोर्स से क्या कर रहे हो आप, हीट को सप्लाई कर रहे हो। ये हमारा क्या है, हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग। और ये जो हीट सप्लाइड हो रहा है ना, हीट सप्लाई जो हो रहा है, जो ये हीट सप्लाई कर रहा है, ये मैंने मान लिया कि 100 किलो जूल हीट को दे रहे हैं, लेकिन 100 किलो जूल पूरा वर्क में नहीं कन्वर्ट होगा। मैंने माना 70 किलो जूल वर्क में कन्वर्ट हो गया, लेकिन 30 किलो जूल जो है वो सराउंडिंग्स में जाके क्या होगा, रिजेक्ट्स होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 100% हीट को हम वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हीट इंजन क्या है, हीट इंजन एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट्स करता है थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क या पावर में। और दूसरी बात, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हीट इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क या
पावर। और यदि मैं डिग्री ऑफ सक्सेस की बात करूं, मेजर ऑफ सक्सेस की बात करूं, तो वो क्या होता है, हम इंजन का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए जो टर्म यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। हर एक डिवाइस का परफॉर्मेंस मेजर किया जाता है, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा था मेजर ऑफ सक्सेस इज कॉल्ड द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द इंजन, या फिर दूसरे शब्दों में मैं बोलना चाहूँ तो मैं कहूँगा द परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी। इफिशियंसी के टर्म में हम मेजर करेंगे। और इफिशियंसी को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो इफिशियंसी इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में क्या है, नेट वर्क आउटपुट मिल रहा है, और इनपुट में हमने क्या दिया, हीट इनपुट। तो यहाँ पे इफिशियंसी की मैं बात करूँ तो इफिशियंसी जो है वो वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट, क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट। इसे हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। इसे हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास हीट इंजन क्या है, हीट इंजन को हमने अच्छे से देख लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ आपको थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीट इंजन के लिए ही। तो डायग्राम यदि मैं आपसे बोलूँ कि आपको कॉलेज में कौन सा या फिर पेपर में कौन सा डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम ये बनाना है। हीट इंजन जब भी आएगा तो आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है। ये हमने क्या मान लिया, लोअर टेम्परेचर हो गया, ये हमारे पास हायर टेम्परेचर है। यहाँ से जो आप हीट सप्लाइड कर रहे हैं QH, इधर जो हीट रिजेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, QL, और ये कुछ हमें वर्क आउटपुट देगा। इस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, हीट इंजन। HE का मतलब क्या है, हीट इंजन। अब यदि मैं इफिशियंसी की बात करूं तो इफिशियंसी जो है ये हमेशा क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट यहाँ पे क्या है, वर्क आउटपुट। क्या मिल रहा है हमें, वर्क आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। इनपुट की बात करें तो इनपुट में क्या है, हीट सप्लाइड है, तो आउटपुट हमें कितना मिला, W। हीट सप्लाइड की बात करें तो क्या दे रहे हैं, QH। अब ये W कितना होगा, उसके लिए क्या करना है, ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक हमारा हाउस है, हम ये घर है, ये इस घर में कितने लोग अंदर आ रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं। तो QH अंदर आ रहा है, W बाहर जा रहा है, और QL भी क्या है, बाहर जा रहा है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, QH माइनस QL। तो यहाँ पे W की जगह मैं क्या रख दूंगा, QH माइनस QL डिवाइडेड बाई QH। तो हमारे पास ये जो इफिशियंसी होगा, इफिशियंसी क्या आ जाएगा, इफिशियंसी आ जाएगा 1 माइनस QL अपॉन QH। इफिशियंसी क्या आ गया, 1 माइनस QL अपॉन QH। तो ये हमारे पास इफिशियंसी आ गया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हम सभी बातें किसके लिए कर रहे थे, हीट इंजन के लिए। ये बातें किसके लिए हो रही थी, हीट इंजन। अब मैं आपसे बोलूं तो हमारे पास जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस कोई भी डिवाइस का मेजर करने के लिए परफॉर्मेंस दो तरह के डिवाइस, यदि मान लीजिए पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, किसकी मैं बात करूं, पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। तो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस का जो हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं ना, वो कैसे मेजर करते हैं, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी। किस में मेजर करते हैं, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी। किसके टर्म में मेजर करेंगे, इफिशियंसी। या फिर मैं सिंबल ही बना देता हूं, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी। किसके टर्म में मेजर करेंगे, इफिशियंसी के टर्म में मेजर करेंगे, ठीक है। और यदि मैं बात करूं पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस की, किसकी बात करें, पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस। पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस का हम जो परफॉर्मेंस मेजर करेंगे वो किस में मेजर करेंगे, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ COP। किस में मेजर करेंगे, COP। तो ये इफिशियंसी है, ये COP का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो इफिशियंसी है ना, कभी भी एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि इफिशियंसी की वैल्यू 1 आ जाए ना, तो हमारी इफिशियंसी 100% हो जाएगा, जैसे केल्विन प्लांक में अभी मैंने दिखाया था आपको। लेकिन COP की जो वैल्यू है ना, एक से ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शंस न हो, इसीलिए हमने इन दोनों पैरामीटर को अलग अलग नाम से दे रखा है। जो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस है वहाँ पे परफॉर्मेंस मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी, जो पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस है वहाँ पे मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ COP। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्या लिख दिया, एक नोट। क्या लिख दिया मैंने आपको, नोट, ठीक है। अब बात कर रहे हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट की। तो क्लॉसियस सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट थे। पहला स्टेटमेंट था केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है क्लॉसियस का। क्लॉसियस ने कहा इट इज इम्पॉसिबल
to construct a device which operates on a cyclic process and transfer heat from lower temperature to higher temperature without any external work input. बिना किसी एक्सटर्नल वर्क इनपुट के कभी भी हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो ही नहीं हो सकता। तो लोगों ने उनके ऊपर हंसा, उन्होंने कहा कि हाँ ये तो मैं पहले से जानता हूँ, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। हीट का हमेशा नेचर होता है स्पॉन्टेनियसली, प्राकृतिक रूप से हीट हमेशा फ्लो करता है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो उन्होंने कहा मैं हीट को फ्लो करा सकता हूँ लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ यदि मैं वर्क इनपुट दूं तो। उसके बाद रिवोल्यूशंस आ गया, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप आज हम जो देख रहे हैं वो क्लॉसियस का ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या होता है, स्टेटमेंट में हमेशा वो बातें बोली जाती हैं जो कि पॉसिबल नहीं होता है। केल्विन प्लांक ने भी वो बात बोला था जो पॉसिबल नहीं था, फिर कॉन्सेप्ट में वो बातें बोलते हैं जो पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस एंड ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एड ऑफ मैकेनिकल वर्क। तो हीट लो बॉडी से हायर बॉडी की तरफ नहीं जा सकता है बिना किसी वर्क इनपुट के, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसे यहाँ पे हम कह सकते हैं हीट कर रहा है, आई कैन नॉट गो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट कंज्यूमिंग एनी वर्क। खुद ब खुद नहीं जा सकता हूँ, पैर नहीं है मेरे पास, ऐसा हीट यहाँ पे बोलता है। तो ठीक है, नोट में यहाँ पे मैं बोलूँ तो नोट में मैंने यहाँ पे लिखा द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या बोला मैंने, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, the concept of refrigerator and heat pump is given by, concept of refrigerator and heat pump are given by क्लॉसियस। किसने दिया हमें? क्लॉसियस ने दिया, क्लॉसियस ने दिया, गिवन बाय क्लॉसियस। तो क्लॉसियस ने हमें दो कॉन्सेप्ट दिया, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेटर की और हीट पंप की। तो ये दो के दोनों कॉन्सेप्ट किसने दिए? ये दोनों कॉन्सेप्ट किसने दिया? क्लॉसियस ने दिया। और मैंने आपको बता ही दिया कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है और हीट पंप है, इनका परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सीओपी, और हीट इंजन का हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, हमारा जो रेफ्रिजरेटर और हीट पंप है इनका परफॉर्मेंस मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सीओपी, और हीट इंजन का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इफिशियंसी। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं। रेफ्रिजरेटर है क्या? रेफ्रिजरेटर एक डिवाइस है जो कि क्लॉसियस के स्टेटमेंट पे वर्क करता है, और इसमें जो हीट फ्लो होता है लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर कुछ वर्क इनपुट को कंज्यूम करता है और लगातार लोअर टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो रेफ्रिजरेटर का डायग्राम आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। आप क्या बनाएंगे? ये हायर टेम्परेचर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हायर टेम्परेचर। और ये हमारा क्या हो गया? रेफ्रिजरेटर। ये हमारा क्या हो गया? लोअर टेम्परेचर। यहाँ से हीट आप क्यूएल निकाल रहे हैं, यहाँ से क्यूएस हीट को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्क इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर है क्या? वर्क ऑन द क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट पे वर्क करता है, हीट फ्लो होता है, या फिर कह सकते हैं इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट्स हीट एट हायर टेम्परेचर बाय कंज्यूमिंग एक्सटर्नल वर्क। इसका काम क्या है, क्यों हम यूज करते हैं? तो मैं बोलूँगा यूज टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर। अब यदि मैं यहाँ पे सीओपी की बात करूँ, किसकी बात करूँ? सीओपी। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होता है वो होता है डिजायर्ड इफेक्ट। क्या होता है? डिजायर्ड। अभी से हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे सीओपी को। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेटवर्क इनपुट। क्या बोलूँगा मैं? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेटवर्क इनपुट। सीओपी की बात करें तो सीओपी क्या है? सीओपी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं हम? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? सीओपी। तो अब देखो, ये हमारे पास जो डिवाइस है, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस में हम ये मान लेंगे कि हम ये बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं? हम यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ से लगातार हीट निकाला जा रहा है। तो हीट निकालने की वजह से हमें क्या फील होगा? कूलिंग फील होगा, रेफ्रिजरेशन हो रहा है। तो ये जो हीट निकल रहा है, इस हीट को हम क्या बोलेंगे? डिजायर्ड इफेक्ट। और ये डिजायर्ड इफेक्ट कैसा है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। और इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? कूलिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो डिजायर्ड इफेक्ट कितने के बराबर है? डिजायर्ड इफेक्ट की मैं बात करूं तो डिजायर्ड इफेक्ट जो है क्यूएल के बराबर है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? क्यूएल, और नेट वर्क इनपुट आप डब्ल्यू दे रहे हैं। फिर से डब्ल्यू कितना होगा? जितने, ये हमारा घर है,
जितने लोग इस घर की तरफ जा रहे हैं उन्हें एक तरफ, जो बाहर जा रहे हैं उनको एक तरफ। तो W किधर जा रहा है, इन साइड जा रहा है, QL घर की तरफ जा रहा है, QH घर से दूर जा रहा है। तो W इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, QH माइनस QL। कभी गलत नहीं होगा, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, QL अपॉन QH माइनस QL। ये हमारा क्या हो गया, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। क्या हो गया, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। और ये जो डिजायर्ड इफेक्ट था, ये जो डिजायर्ड इफेक्ट था, इस डिजायर्ड इफेक्ट को बोलूं तो मैं थोड़ा सा डिजायर्ड इफेक्ट को बात करूं तो ये डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, कूलिंग इफेक्ट, या फिर इसे हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं, अपॉन नेट वर्क इनपुट, नेट वर्क इनपुट। और ये जो कूलिंग इफेक्ट है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कोई गलत नहीं है, रेफ्रिजरेशन ही कूलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डब्ल्यू नेट। अब इसकी वैल्यू मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाता है, QL अपॉन डब्ल्यू, और ये हमारा क्या हो गया, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो हमारा जो W है ना, वो क्या आ जाता है, W आ जाता है QH माइनस QL के बराबर। तो ये हमने COP ऑफ रेफ्रिजरेटर देख लिया, वो कि बहुत ज़्यादा आसानी से, बहुत ज़्यादा आसानी से। तो रेफ्रिजरेटर आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, रेफ्रिजरेटर आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो रेफ्रिजरेटर का जो COP है ना, यहाँ पे COP के लिए मैं और भी ढेर सारा डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ कि COP एक्चुअल होता है, थ्योरेटिकल होता है, COP इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट होता है, इन टर्म्स ऑफ हीट ट्रांसफर रेट होता है। क्योंकि COP पे न्यूमेरिकल बेस्ड है ना, तो वो मैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेक्चर में अलग से बताऊंगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसे डिटेल्स में जब तक नहीं बताऊंगा आपसे न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं, तो हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत है। फिलहाल तो अभी मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। हीट पंप की बात करें तो हीट पंप क्या है, हीट पंप भी क्लॉसियस के स्टेटमेंट में काम कर रहा है, क्योंकि इसमें भी हीट फ्लो हो रहा है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ। ये भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर रहा है, ये भी वर्क को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये हीट पंप का डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। ये हमारे पास लोअर टेम्परेचर हो गया, ये हायर टेम्परेचर हो गया, ये QL हीट हम निकाल रहे हैं, QH हीट दे रहे हैं, और कुछ वर्क इनपुट हम दे रहे हैं। तो इस डिवाइस को हमने नाम दे दिया हीट पंप। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे ऊपर लगातार हीट गिर रही है, हीट आ रही है, तो हमें कैसा फील होगा, हीटिंग। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है डिजायर्ड इफेक्ट, और ये डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट है। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट है। ये कौन सा इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट। तो अब यदि मैं COP की बात करूं तो COP ऑफ हीट पंप जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिजायर्ड इफेक्ट। क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेटवर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन नेटवर्क इनपुट। तो ये डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, ये डिजायर्ड इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट है। ये डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हीटिंग इफेक्ट है अपॉन नेटवर्क इनपुट। तो मैं क्या लिख दे रहा हूँ, डब्ल्यू नेट। तो ये हीटिंग इफेक्ट किसके बराबर है, QH के बराबर है। W फिर से वही, जितना इन साइड जा रहा है एक तरफ, तो इन साइड क्या जा रहा है, W, इन साइड क्या जा रहा है, QL, आउट साइड क्या जा रहा है, QH। तो W इक्वल टू क्या हो गया, QH माइनस QL। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, QH माइनस QL। तो ये हमारे पास क्या हो गया, COP ऑफ हीट पंप। ये क्या हो गया, COP ऑफ हीट पंप। क्या हो गया, COP ऑफ हीट पंप। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का क्या होगा। तो हीट पंप also worked on the Clausius statement and it also absorbs heat from lower temperature and rejects heat at high temperature by consuming external work and used to maintain high temperature। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, हीट पंप। चलो ठीक है, और देखिएगा मैं आपको दो डिवाइस बना के दिखा रहा हूँ, दोनों डिवाइस में आप डिफरेंस देखना, ठीक है। दो डिवाइस में बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास ये हमारे पास लोअर टेम्परेचर है, ये हमारे पास लोअर टेम्परेचर है, ये हमारे पास हायर टेम्परेचर है, ये हमारे पास हायर टेम्परेचर है। यहाँ से हीट जा रहा है QL, यहाँ से हीट जा रहा है QL, यहाँ पे हीट रिजेक्ट हो रहा है QH, यहाँ पे हायर टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट हो रहा है QH। कुछ वर्क इनपुट आप दे रहे हैं W,
कुछ वर्क इनपुट दे रहे हैं आप डब्ल्यू। तीन दोनों डायग्राम में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर सेम डिवाइस है, सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, सेम नेचर है, दोनों में हीट फ्लो होता है लोअर टू हायर, दोनों में वर्क इनपुट दिया जाता है। डिफरेंस है तो डिजायर्ड इफेक्ट का। यदि मैं आपको यहाँ बैठा दूँ तो यहाँ से लगातार हीट निकाला जा रहा है, तो इसका जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो कौन सा इफेक्ट है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कूलिंग। क्या बोलेंगे उसे हम? कूलिंग। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट क्या है? यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट है हीटिंग। क्या है? हीटिंग इफेक्ट। तो इस डिवाइस का नाम क्या हो जाएगा? इस डिवाइस का नाम हो जाएगा रेफ्रिजरेटर, और इस डिवाइस का नाम क्या हो जाएगा? हीट पंप। तो दोनों डिवाइस सेम डिवाइस हैं, सिर्फ डिफरेंस है दोनों का वर्क इनपुट सेम है, क्यू एच माइनस क्यू एल। दोनों में हीट सेम फ्लो हो रहा है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, दोनों वर्क इनपुट को एब्जॉर्व कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस है तो डिजायर्ड इफेक्ट का। एक कूलिंग के लिए यूज होता है, दूसरा हीटिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया। अब यदि हमें देखना हो क्या है सीओपी, किसकी बात करें? रिलेशंस, किसकी बात करें हम? रिलेशन between COP of रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के COP के बीच में रिलेशंस देखें तो ये क्या होता है? COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। COP ऑफ हीट पंप क्या होता है? COP ऑफ हीट पंप होता है, अभी अभी मैंने निकाला है, QH अपॉन QH माइनस QL। तो यहाँ पे आप देखिए, अभी अभी मैंने निकाला है ये COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू QH अपॉन QH माइनस QL। तो यहाँ पे मैं इसको वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, QH। अब इसमें क्या करूँगा मैं? -1 और +1, एक बार -1 को घटाया फिर जोड़ा, तो नेट फर्क कुछ पड़ेगा नहीं, तो ये हो गया QH अपॉन QH माइनस QL। ये -1 अपॉन 1 भी कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों का LCM ले लूँगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? QH माइनस QL। तो ये क्या हो गया? QH माइनस QH प्लस QL प्लस 1। ठीक है, तो ये QH से QH कट गया, तो ये क्या आ गया? QL अपॉन QH माइनस QL प्लस 1। अब ये आप जानते हैं ये क्या है? यही है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा हीट पंप में ये क्या था? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू QL अपॉन QH माइनस QL। तो यहाँ पे ये मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या गया? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इक्वल टू, ये हमारा एज इट इज कंटिन्यू हो रहा था, ये हमारा एज इट इज कंटिन्यू करते आ रहे थे हम, ये हमारा एज इट इज कंटिन्यू हो रहा था, ये हमारा एज इट इज कंटिन्यू हो रहा था, ये हमारा क्या हो गया? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में लिया था ये क्या था? बिल्कुल सही था, ये हमारा प्रूफ डेट हो गया। LHS RHS के क्या है? बराबर है। तो यहाँ तक आप सभी लोगों ने देखा कितना आसान है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको COP के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ फॉर न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल के लिए COP को हम कैसे समझेंगे। तो COP का डिफिनेशंस बताऊंगा, COP का इंपॉर्टेंस बताऊंगा, COP हम हीट के टर्म, अमाउंट ऑफ हीट के टर्म में कैसे देखेंगे, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के टर्म में देखेंगे कैसे देखेंगे, COP एक्चुअल साइकिल के लिए क्या होगा, COP आइडियल या फिर थ्योरेटिकल साइकिल के लिए क्या होगा, उसके लिए आप नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।